मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम आइसोमरिन देखेंगे। आइसोमरिन क्या होती है? कोई भी दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उन्हें कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज isomers and the phenomena is known as isomerism। जैसे अगर हम देखें C4H10O, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और दो कंपाउंड हैं इससे, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले दो कंपाउंड हैं। एक है C2H5OC2H5, ये ईथर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री से और दूसरा जो कंपाउंड है वो है C4H9OH, ये एल्कोहल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 180 डिग्री से। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये आइसोमर है। दूसरा एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक कंपाउंड है ये, इसको कहा जाता है थैलिक एसिड और दूसरा कंपाउंड है ये, इसको कहते हैं टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड इन दोनों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है वो ये है कि अगर इसे हीट करेंगे, थैलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो हमको मिलेगा थैलिक एनहाइड्राइड। और अगर इसको हीट करेंगे टेरिथैलिक एसिड को तो हमको कोई एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तो ये भी आइसोमर हो गए। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता है
H12O6 और इसका भी होता है C6H12O6। इन दोनों में डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पाई जाती हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो ग्लूकोज होता है ये कम मात्रा में फैट बनाता है, जबकि फ्रक्टोज अधिक मात्रा में फैट बनाता है। इसलिए दोनों की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो इस तरीके से मैंने बताया कि वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों तो उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमरिज्म। अब हम टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म देखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। तो मान लिया कि कंपाउंड ए और बी हैं, अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो ये आइसोमर नहीं होंगे, और अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो ये आइसोमर होंगे। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो कंपाउंड ए और बी हैं इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो इन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे, और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो पहला पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर का मतलब होता है कि इनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ग्रुप, एटम की पोजीशन डिफरेंट। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो उसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर पेरेंट चेन डिफरेंट होती है तो उन्हें कहा जाता है चेन आइसोमर। जो थर्ड टाइप है, थर्ड पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि अगर दोनों कंपाउंड्स में मीन टू से ए और बी में डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों विथ ब्रिजिंग ग्रुप, मतलब दोनों कंपाउंड्स के बीच में ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जिससे जुड़े हुए रेडिकल्स मीन टू से एटम और ग्रुप्स डिफरेंट हों तो उन्हें मेटामर कहेंगे। अगर कंपाउंड ए और बी में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों तो उन्हें कहेंगे फंक्शनल आइसोमर। और अगर कंपाउंड ए और बी एक ही कंपाउंड के फॉर्म हो, कहने का मतलब कंपाउंड एक ही है और उसके दो डिफरेंट फॉर्म हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है और दोनों फॉर्म्स में इक्विलिब्रियम हो तो उसे कहेंगे टॉटोमर। मीन टू से ए और बी
डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म है जिनके बीच में इक्विलिब्रियम है, तो उन्हें टॉटोमर कहेंगे। और जो लास्ट है वो है रिंग चैन आइसोमरिज्म या रिंग चैन आइसोमर। रिंग चैन आइसोमर तब कहेंगे जब एक फॉर्म रिंग हो और दूसरा फॉर्म ओपन चैन। तो अगर कंपाउंड ए और बी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला रखते हैं तो वो पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं, चैन आइसोमर हो सकते हैं, मेटामर हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, टॉटोमर हो सकते हैं और रिंग चैन आइसोमर हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो फिर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कंपाउंड ए और बी का स्पेशियल अरेंजमेंट सेम हो। अगर स्पेशियल अरेंजमेंट सेम होगा तो दोनों कंपाउंड एक ही होंगे, मीन टू से आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे, या उन्हें होमोमर भी कह सकते हैं। अगर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उन्हें स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और स्टीरियो आइसोमर दो तरीके के होते हैं, एक कन्फिगुरेशनल और दूसरा कन्फर्मेशनल। कन्फिगुरेशनल में डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है ग्रुप्स का, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमर में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप्स में फ्री रोटेशन होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और वो जो कार्बन होंगे वो फ्री रोटेशन रखते हैं, उससे डिफरेंट फॉर्म्स मिलते हैं, उन्हें कन्फर्मर कहते हैं। और इस तरीके की जो आइसोमरिज्म होगी उसे कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ये फ्री रोटेशन के कारण होती है, और जो कन्फिगुरेशनल होती है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स के कारण होती है। जो कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म है वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तब होगी जब दो कार्बन एटम इस तरीके से हो कि उनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल ना हो। जब कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो उनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, और अगर कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उनमें फ्री रोटेशन नहीं होता। जैसे मैं ये मान रहा हूं कि इन दोनों के बीच में हमने एक छेद कर दिया और इसके बीच में लकड़ी डाल दी, तो ये दोनों हाथ इस तरीके से घूम सकते हैं। अगर हम एक छेद यहां करें और एक छेद यहां करें और फिर दोनों के बीच में लकड़ी डाल दें तो इस तरीके से तो ये घूम सकते, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तो घूम सकता, लेकिन इस तरीके से नहीं घूम पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं, और अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन के कारण कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होती है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल होगी जब फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, और जो रेस्ट्रिक्टेड साइट होगी, अगर रेस्ट्रिक्टेड साइट पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप्स हों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तब होती है जब कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होता है। कायरल कार्बन एटम का मतलब होता है वो कार्बन एटम जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट।
अगर किसी कार्बन एटम से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स में उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ आइसोमर्स के बारे में। मैंने बताया दो कंपाउंड तब आइसोमर होंगे जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे और वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, पोजीशन, चेन, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर, रिंग चेन आइसोमर। और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि वो कंपाउंड आइडेंटिकल हो और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर दो तरीके के होते हैं, एक कन्फिगुरेशनल और दूसरे कन्फर्मेशनल। कन्फिगुरेशनल आइसोमर में ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट होता है और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के फ्री रोटेशन के कारण डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, उन्हें कन्फर्मर्स कहते हैं और इसे कहा जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट है कि अगर कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म होगी तो वो दो प्रकार की हो सकती है, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल तब होगी जब रेस्ट्रिक्टेड साइट से जो एटम्स या ग्रुप्स कनेक्टेड हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट है। दोनों साइड अगर डबल बॉन्ड है या रिंग है तो उसमें जो ग्रुप्स जुड़े हुए हों वो दोनों एटम पर डिफरेंट होने चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तब पॉसिबल होती है जब कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम होता है और उससे कनेक्टेड ग्रुप्स या एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो जो पहला टाइप है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को समझेंगे। मेरे बेटे अब हम समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो मैंने बताया था कि वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। द कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula are known as structural isomers and the phenomenon is known as स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है वो कई तरीके की होती है। पहली कहलाती है पोजीशन आइसोमरिज्म, दूसरी कहलाती है चेन आइसोमरिज्म, तीसरी कहलाती है
मेटामेरिज्म, चौथी कहलाती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पांचवी कहलाती है टॉटोमेरिज्म और छठवीं कहलाती है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो भी इसी तरीके से होता है। पोजीशन से ज़्यादा होती है चेन की, चेन से ज़्यादा होती है मेटामेरिज्म की, मेटामेरिज्म से ज़्यादा होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, उससे ज़्यादा होती है टॉटोमेरिज्म की और सबसे ज़्यादा होती है रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसको याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं, पहले चुनो मंजिल, फिर तुम रुकना मत। पहले चुनो मंजिल, फिर तुम रुकना मत। तो ये तो रहा प्रायोरिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद फिर मैंने इनकी बताई कि प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर हो गया। अब हम सबसे पहले समझेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में ग्रुप, एटम, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट इनकी पोजीशन डिफरेंट हो तो उन्हें कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स having same molecular formula but different position of atom और ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड। आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनमें ग्रुप, एटम, सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है तो उन्हें कहते हैं पोजीशन आइसोमर, और इस फिनोमेना को कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है। इन दोनों कंपाउंड्स में पोजीशन ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, इसमें CH3 ग्रुप अटैच है। यहां पर एक CH3 है
और एक CH3 यहाँ पर। तीसरा एक कंपाउंड और मैं ले रहा हूं, एक CH3 यहां पर है और एक CH3 है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। पोजीशन आइसोमर्स की पहचान के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। और जो पोजीशन ऑफ ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड वो डिफरेंट होनी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और वो एग्जांपल है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और बेंजीन रिंग में सभी कार्बन एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। अब अगर मान लिया कि Cl एटम यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर, दूसरा कंपाउंड हमने लिया Cl एटम यहां है और यहां है, तीसरा कंपाउंड लिया उसमें Cl एटम यहां और यहां पर है, तो ये सभी पोजीशन आइसोमर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मान लिया मल्टीपल बॉन्ड यहां है और कोई एटम यहां पर कनेक्टेड है, और जो दूसरा कंपाउंड है उसमें मल्टीपल बॉन्ड मीन टू से डबल बॉन्ड यहाँ है और एटम यहाँ पर कनेक्टेड है। तो मैंने बताया था कि जो पेरेंट चेन होनी चाहिए वो सेम लेंथ की होनी चाहिए। इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर Cl है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग होगी वो इस तरीके की, और इस वाले में जो नंबरिंग होगी वो इस तरीके से। अब दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है मीन टू से Cl एटम वो सेकेंड पोजीशन पर है, जबकि इसमें थर्ड पोजीशन पर। पोजीशन डिफरेंट है इसलिए ये पोजीशन आइसोमर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। अगर बेंजीन रिंग में कोई एटम X कनेक्टेड है, एटम या ग्रुप, और इससे हम दूसरा कोई एटम अटैच करें, वो X भी हो सकता है Y भी हो सकता है, तो जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होगी, पहली सिचुएशन तो ये है कि जो आने वाला ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप अटैच है वो एडजेसेंट पोजीशन को मीन टू से ऑर्थो आइसोमर बने। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक पोजीशन छोड़कर अटैच हो, इसे मेटा आइसोमर कहेंगे। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो दो पोजीशन छोड़कर अटैच हो,
इसे पैरा कहेंगे, और जो आइसोमर्स होंगे वो हो जाएंगे 3। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इससे दो ग्रुप अटैच हों, और जब दो ग्रुप अटैच होंगे तो हमने ये मान लिया कि x की पोजीशन फिक्स है और दूसरा y जो अटैच होगा उसकी भी पोजीशन फिक्स है। तो तीसरा y होगा वो एक तो यहां जुड़ सकता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो यहां पर जुड़े, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि x और y तो सेम पोजीशन पर रहें, जो दूसरा y है वो यहां पर जुड़े। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि x और y, फर्स्ट y एटम है वो पहले जैसा ही अटैच रहे, वो सेकेंड y एटम है वो यहां पर आकर के अटैच। नेक्स्ट केस ये भी पॉसिबल है कि जो फर्स्ट एटम है वो एक पोजीशन छोड़ करके कनेक्ट हो और दूसरा यहां कनेक्ट, और जो नेक्स्ट केस बनेगा वो ये हो सकता है जो सेकेंड y एटम है वो यहां पर कनेक्ट। तो इस तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 6। इसके अलावा जितने भी केसेस बनेंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 6 हो जाएगी। अगर y y y 3 y एटम्स अटैच हों तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 6। अगर y y y y 4 ग्रुप्स या एटम्स आकर के अटैच हों तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 3। और अगर y और z कनेक्टेड हो, 2 डिफरेंट ग्रुप्स, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 10। तो ये डायरेक्ट लर्न कर लें। इन केसेस को बना करके भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से केसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें नंबर ऑफ आइसोमर्स देखना है। C6H4OHCl, OH X की जगह हमने मान लिया, Cl को Y मान लेंगे, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें C6H3OHCl होल ट्वाइस है। OH को तो X की जगह मान लिया और Cl होल ट्वाइस है, मीन टू से YY, ये केस हो गया। तो इस केस में जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा वो हो जाएगा 6। एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए ऐसा है C6H3OHCl इसमें जो आइसोमर्स होंगे, ये केस
ये वाला हो जाएगा वाई जेड। एक्स तो अटैच ही है, एक्स की जगह हमने OH मान लिया, और वाई और जेड की जगह हो गया Cl और Br। तो इस केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 10। इस तरीके से हम डायरेक्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स को ये लर्न करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल पर आते हैं। और मान लिया कि जो कंपाउंड है वो ये है, और जो दूसरा कंपाउंड है वो इस तरीके से। दोनों में ही मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करके करेंगे, और इसकी होगी 1 2 3। मैंने बताया था कि पोजीशन आइसोमरिन के लिए पेरेंट चेन की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन सेम है, जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट है। तो ये हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो ये है, अब हमें ये देखना है क्या ये पोजीशन आइसोमर होंगे या नहीं होंगे। तो इन दोनों कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 1+। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 1+। मीन टू से इसमें टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं और इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H40, और इसका हो जाएगा C7H16। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, आइसोमरिन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमरिन पर आते हैं, और वो है चेन आइसोमर्स। मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिन पर आते हैं, और वो है चेन आइसोमर। तो वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं चेन आइसोमर्स। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different length of parent chain are known as chain isomers, and the phenomena is known as chain isomers. अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। मान लिया CH4 है, तो इसमें केवल एक ही कार्बन एटम है, इसलिए इसमें चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर C2H6 एथेन को लेते हैं तो इसमें भी चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स केवल एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए। थर्ड इज
C3H8 प्रोपेन, और इसमें भी कार्बन एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तो चेन का डिफरेंस नहीं हो सकता। 4H C4H10, और इसमें पहला जो आइसोमर है उसमें सभी कार्बन एटम आपस में मिलकर स्ट्रेट चेन बनाएं, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि 3 कार्बन एटम्स तो स्ट्रेट चेन में हो और 1 कार्बन एटम साइड चेन की तरीके से कनेक्टेड हो। A and B are chain isomers। अगर हम C5H12 मीन से पेंटेन को लेते हैं, तो इसमें पहला जो आइसोमर होगा वो इस तरीके से होगा, तो दूसरा आइसोमर होगा उसमें 4 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में होंगे, और जो रेस्ट कार्बन एटम है वो इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है और यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस आइडेंटिकल होंगे। और जो थर्ड केस है वो इस तरीके से पॉसिबल है कि 3 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हो और उनसे रेस्ट 2 कार्बन एटम्स जो मिडिल में कार्बन एटम है उससे कनेक्टेड। A, B and C are chain isomers। नेक्स्ट केस है C6H14। इसमें पहला केस तो ये हो सकता है कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सभी स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक कार्बन एटम को हम कम करके लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, और जो बचा हुआ कार्बन एटम है वो यहाँ कनेक्ट हो, या बचा हुआ कार्बन एटम यहाँ पर करें। अब हम वो कार्बन चेन लेंगे जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और इसमें हमें 2 कार्बन एटम्स कनेक्ट करने हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम दोनों को यहीं पर कनेक्ट कर दें, और जो नेक्स्ट केस है ये पॉसिबल हो सकता है कि हम एक को यहाँ कनेक्ट करें और एक को यहाँ। अब अगर हम देखें तो A, B, C, D, E ये सभी चेन आइसोमर्स हैं। A is related with B, C, D, E as chain isomer। B का रिलेशन देखा जाए C के साथ, B is related with C as, तो B और C में अगर हम देखेंगे तो इसकी नंबरिंग अगर हम इस तरीके से करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इन दोनों में पेरेंट चेन की लेंथ सेम है, और जब पेरेंट चेन की लेंथ सेम होती है तो वो चेन आइसोमर्स नहीं होते बल्कि पोजीशन आइसोमर्स। तो B और C पोजीशन आइसोमर। B का रिलेशन अगर हम
डी और ई के साथ देखें, डी इज रिलेटेड विथ डी एंड ई, तो जो डी है उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, जबकि डी में 4 कार्बन एटम्स होंगे पैरेंट चेन में, और ई में भी 4 कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ पैरेंट चेन चेंज हो रही है, इसलिए ये चेन आइसोमर होंगे। अगर हम डी और ई को देखें तो डी रिलेटेड विथ ई एस, डी और ई जो है इसमें पेरेंट चेन की लेंथ सेम है, पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये पोजीशन आइसोमर है। इनके बीच में क्या रिलेशन रहा आइसोमर्स के बीच में, हमने वो समझा। तो अगर पेरेंट चेन की लेंथ सेम हो तो पोजीशन आइसोमर, और अगर पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट हो तो चेन आइसोमर। अब हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए नंबर ऑफ आइसोमर्स को अगर हम देखें, चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। आइसोमर्स देखें तो इसमें केवल एक, इसमें भी केवल एक, इसमें केवल एक, और जो C4H10 है इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 2, C5 में नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 3, C6 के केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 5, C7 के केस में अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 9, C8 के केस में हो जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स 18, C9H20 के केस में हो जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 35, और C10H22 के केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएगा 75। ये तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की हाइड्रोकार्बन्स के लिए। इनको डायरेक्ट लर्न करें, और 1 से लेकर के 6 तक के जो केसेस थे वो मैंने आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें कंपाउंड A, B, C, D का रिलेशन देखना है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन पेरेंट चेन विल बी 6, इसमें 5, इसमें 4 हो जाएगी, इसमें भी 4 हो जाएगी। तो A इज रिलेटेड विथ B, C, D एज चेन आइसोमर। B का रिलेशन अगर हम देखें C और D के साथ, B इज रिलेटेड विथ C एंड D एज चेन आइसोमर, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन डिफरेंट है। लेकिन अगर C और D का रिलेशन देखा जाए
तो ये पोजीशन आइसोमर होंगे क्योंकि इनमें लेंथ ऑफ पैरेंट चेन सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इस एग्जांपल में पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। इसमें देखा जाए तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। ए में सेकेंड पोजीशन पर है OH ग्रुप और बी में थर्ड पोजीशन पर है। तो ए इज रिलेटेड विथ बी एस और ए का रिलेशन अगर सी के साथ देखा जाए तो ए में भी सेकेंड पोजीशन पर OH है और सी में भी सेकेंड पोजीशन पर OH है। ए इज रिलेटेड विथ सी एज होमोमर, आइडेंटिकल कंपाउंड है इसलिए ये होमोमर होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो पेरेंट चेन को नंबर C/OH ग्रुप से देंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन 5 होगी। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, चाहे इस साइड करें या इस साइड करें, दोनों एक ही तरीके की नंबरिंग होगी और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन डिफरेंट है। तो ये चेन आइसोमर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा 6 + 1 मीन से 7। 6 तो पेरेंट चेन में और ये एक जो है वो साइड चेन। इसमें 5 पेरेंट चेन में और एक साइड चेन में है। तो ये आइसोमर नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं और इसमें हम नंबरिंग करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इथॉक्सी ग्रुप है तो 1 2 3, इसका 1 2। इस वाले में देखेंगे तो 1 2 3 1 2। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 1। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2। अब हम देखेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो ए और बी दोनों में इथॉक्सी ग्रुप है, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन सेम है। तो ए इज रिलेटेड विथ बी एज होमोमर, आइडेंटिकल है दोनों क्योंकि इसमें इस साइड है और इसमें इस साइड चेन इक्वल लेंथ की है और जो इथॉक्सी ग्रुप है वो दोनों में सेम, क्योंकि आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो गए। ए और सी को अगर देखा जाए तो इसमें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन डिफरेंट है। ए इज रिलेटेड विथ सी एज चेन आइसोमर। नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में 1 2 3, इसमें भी पेरेंट चेन दोनों ही केसेस में पेरेंट चेन की लेंथ सेम है, केवल पोजीशन ऑफ इथॉक्सी ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है और इसमें सेकेंड पोजीशन पर है। तो ए इज रिलेटेड विथ डी एस
पोजीशन आइसोमर। ये तो रहा चैन आइसोमरिज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पर आते हैं और वो है मेटामरिज्म। मेरे बेटे, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे और वो है मेटामरिज्म। वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन ब्रिजिंग से अटैच्ड यूनिट्स डिफरेंट हों तो उन्हें कहते हैं मेटामर्स और इस फिनोमेना को कहा जाता है मेटामेरिज्म। The compounds which have same molecular formula but different attached units with ब्रिजिंग ग्रुप या ब्रिजिंग ग्रुप को ही पॉलीवैलेंट ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें कहेंगे मेटामर्स और इस फिनोमेना को कहते हैं मेटामेरिज्म। जो ब्रिजिंग ग्रुप होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला तो हो सकता है सल्फोनेट S डबल बॉन्ड O O। एक यूनिट यहां होगी, एक यूनिट यहां होगी, तो ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हो गया या इसी को हम पॉलीवैलेंट ग्रुप भी कह सकते हैं। दूसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में इधर और इधर यूनिट्स अटैच होंगी। थर्ड होता है एस्टर। फोर्थ होता है अमाइड। फिफ्थ होता है कीटोन। नेक्स्ट है थायोकीटोन। जो नेक्स्ट पॉलीवैलेंट ग्रुप या ब्रिजिंग ग्रुप है वो है ईथर। नेक्स्ट इज थायोईथर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमीन। इसी तरीके से और भी कोई ग्रुप, जनरली यही ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो मैंने ये बताया कि अगर ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई यूनिट्स में डिफरेंस हो तो उन कंपाउंड्स को कहते हैं मेटामर्स और इस फिनोमेना को कहा जाता है मेटामेरिज्म।
अब एक बात और समझेंगे, और वो ये है if difference is due to length of attached unit, तो केवल मेटामर्ज पॉसिबल है। जो यूनिट अटैच है उसकी लेंथ में अगर डिफरेंस है तो केवल मेटा मैरिज पॉसिबल होगी, लेकिन अगर अटैच्ड यूनिट की लेंथ सेम रहे और अटैचमेंट में डिफरेंस हो तो मेटा मैरिज के साथ साथ पोजीशन आइसोमरिज्म भी होती है। If difference is due to attachment of attached unit, then metamerism and position isomerism both are possible। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें सल्फोनेट है। यहाँ पर जो यूनिट अटैच है उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और ऑक्सीजन से जो अटैच है उसमें 1 कार्बन एटम। इधर इस साइड 1 कार्बन एटम है और इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं। तो A इज रिलेटेड विथ B एज मेटामर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया और इससे अटैच्ड यूनिट में 2 कार्बन एटम्स हैं। इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स हैं। इसमें ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहां पर भी 2 कार्बन एटम्स हैं और यहां पर भी 2 कार्बन एटम्स हैं। तो ये और ये मीन टू से A इज रिलेटेड विथ B एज होमोमर। और C में अगर हम देखें तो जो C कंपाउंड है इसमें इस साइड केवल 1 कार्बन एटम है और इस साइड 3 कार्बन एटम्स हैं। तो जो A और C होंगे वो मेटामर होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं। इसमें एस्टर दिया है और इस एस्टर में यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड 1 कार्बन एटम है। इसमें इस साइड 1 कार्बन एटम है और ऑक्सीजन से 2 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। इसलिए A इज रिलेटेड विथ B एज मेटामर। A और B के बीच जो रिलेशन है वो ये है कि दोनों एक दूसरे के मेटामर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। जो नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें ईथर में इस साइड 2 कार्बन एटम्स है। इस साइड जो यूनिट जुड़ी हुई है उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और इसमें भी 2 कार्बन एटम्स। इसमें 1 और इस साइड 3
तो A इज रिलेटेड विथ B एस मेटामर, साइज का डिफरेंस है, तो ये मेटामर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं, इस साइड 6 है, इस साइड 7 कार्बन एटम्स हैं, इस साइड 1 है। तो A is related with B as मेटामर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें इस साइड 6 कार्बन एटम्स हैं, इस साइड 3 कार्बन एटम्स हैं, इसमें इस साइड 6, इस साइड 3, लेकिन अटैचमेंट में डिफरेंस है। यहाँ पर और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मोड ऑफ अटैचमेंट में है। इसमें लीनियर चेन है और इसमें जो चेन है उससे साइड चेन अटैच्ड है। या ये कह लें कि इस साइड नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप अटैच है और इस साइड आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच है। तो अटैचमेंट में जब डिफरेंस होता है तो मेटामर तो होते ही हैं। A इज रिलेटेड विथ B एस मेटामर, ये तो होता ही होता है। और साथ ही साथ ये पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर, अब जो नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है उसमें इस साइड 3 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड भी 3 कार्बन एटम्स। ये ईथर है। इसमें देखेंगे तो इस साइड भी 3 कार्बन एटम्स और इस साइड भी 3 कार्बन एटम्स। तो दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, इसलिए A इज रिलेटेड विथ B एस आइडेंटिकल कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसमें इस साइड जो यूनिट है उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, इस साइड 4 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड 1 कार्बन एटम है। इसमें इस साइड 3 और इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं। इसमें इस साइड 3 और इस साइड 2 कार्बन एटम्स हैं। तो जो A है उसमें केवल 4 कार्बन एटम्स हैं, इन सभी में 5 कार्बन एटम्स हैं। तो A जो है A इज नॉट आइसोमर ऑफ B, C एंड D। अब हम B और C का रिलेशन देखेंगे। B इज रिलेटेड विथ C एस, इसमें 4 कार्बन एटम्स, इस साइड 1 कार्बन एटम्स, इसमें 3 और इस साइड 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डिफरेंस है यूनिट्स के बीच में, तो ये मेटामर है। B और D भी आपस में मेटामर ही होंगे। तो B इज रिलेटेड विथ C एंड D एस मेटामर। B और D का रिलेशन देखा जाए B और D में नंबर ऑफ अटैच्ड कार्बन डिफरेंट है, तो ये भी मेटामर ही होंगे। अगर हम C और D का रिलेशन देखें
तो सी में नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है और इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए ये मेटामर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे। ये तो रहा मेटामरिज्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे और वो है फंक्शनल आइसोमरिज्म।